Hi everyone, this is Mayank Kothari. In this video, we are going to start with the first technique of the capital budgeting. Non-discounted cash flows, non-discounted technique में पहली मेथड हम देखेंगे पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड यानी क्या होता है? पे बैक पीरियड, पे यानी देना, बैक, पे बैक यानी कि वापस पैसा देना. मैंने पे किया आपको और मैं अगर आपको पे बैक बोल रहा हूँ यानी आप मेरे को वापस पैसा दोगे. पीरियड यानी कि टाइम, साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, यानी ऐसे साल बताओ कितने साल में मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा. पे बैक पीरियड. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ. आपने कोई मशीन खरीदी है जिससे आपको कुछ रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है. मतलब वो मशीन को आप फैक्ट्री में चलाओगे तो उसका माल जो जनरेट होगा उसको बेचोगे, बेच के जो पैसा आएगा आपको. अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि आपने 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी. 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी और हर साल आपको उसमें से 50,000 रुपये की कमाई हो रही है. ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 रुपये का प्रॉफिट आपको हो रहा है उस 2 लाख रुपए की मशीन से. अब आप बताओ आपका पे बैक पीरियड कितना है. बहुत ही सिंपल सर. 2 लाख रुपए मैंने आज दिए, अब मुझे पे बैक पीरियड निकालना है. इसका मतलब ये हो गया कि मुझे ऐसा समय निकालना है, इतने साल निकालना है, कितने साल में मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा. पहले साल आपको 50,000 मिलेगा, दूसरे साल आपको 50,000 मिलेगा, तीसरे साल आपको 50,000 मिलेगा, चौथे साल 50,000 मिलेगा, पाँचवें साल 50,000 मिलेगा, छठवें साल 50,000 मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. तो आपका पे बैक पीरियड कितना हुआ? पे बैक पीरियड यानी कि ऐसा पीरियड जितना पैसा गया, इतने साल निकालो जितना पैसा आपका आज गया है वो उतने साल में वापस आ जाए. तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपका पैसा 4 साल में वापस आ रहा है, 50,000 करके. आपका पे बैक पीरियड कितना हो गया? 4 ईयर्स. और अगर फॉर्मूला रखना निकालना है इसका पे बैक पीरियड का तो बहुत ही सिंपल. पे बैक पीरियड इज़ नथिंग बट आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इनिशियली, आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगा है, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलो उसको, डिवाइडेड बाय एनुअल, हर साल का कैश इनफ्लो कितना है. आपने इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख डिवाइडेड बाय हर साल का कैश इनफ्लो आपका कितना था? 50,000. ये हो गया 4 साल. 4 ईयर्स इज़ द पे बैक पीरियड. कितना आसान है, ठीक है. लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपका तभी काम आएगा जब हर साल कैश फ्लोज सेम होगी. एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे, ठीक है. देखो, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से लिया हुआ क्वेश्चन है ताकि आपका इंस्टीट्यूट का मटेरियल के सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे क्लास के रहते हुए. सपोज एक प्रोजेक्ट है जिसकी 20 लाख रुपए की कॉस्ट है और वो हर साल कितना? 3 लाख रुपए आपको देता है. 20 लाख रुपए की कॉस्ट है, आपको हर साल 3 लाख रुपए देता है आफ्टर डेप्रीशिएशन एट 12%, 12.5%. स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है. स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हुआ है बट बिफोर टैक्स एट 50%. तो ये जो 3 लाख रुपए है ये डेप्रिसिएशन के बाद की फिगर है लेकिन अभी तक टैक्स लगना बाकी है. यानी ये और कुछ नहीं, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है. जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ. कुछ तो सेल्स हुआ होगा आपका, उसमें से कॉस्ट माइनस की, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस की, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख रुपए. यानी कि इस क्वेश्चन, ये 3 लाख रुपए में से अभी डेप्रिसिएशन तो माइनस हो गया लेकिन टैक्स माइनस होना बाकी है, ये क्वेश्चन ने बोला था इसलिए हमने ऐसे लिखा. टैक्स कितना? 50%. 50% टैक्स लगेगा यहाँ पे, मान लो 1.5 लाख रुपए का. तो बचा कितना? 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना जो आपसे गलती हो सकती है. हमने जो यहाँ पे ले लेता हूँ इसी में, हमने स्टार्टिंग में कितना दिया? 20 लाख रुपए दिया है, ठीक है. 20 लाख रुपए क्या कहलाएगा? कैश आउटफ्लो कहलाएगा. कैश आउटफ्लो. कैश आउटफ्लो को रिकवर करने के लिए कैश इनफ्लो की ज़रूरत होती है. क्या 1.5 लाख रुपए जो फाइनली आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कैश इनफ्लो है? नहीं. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट है. प्रॉफिट को हमने देखा था, प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता कि वो कैश इनफ्लो है. डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट कैसे लेते हैं हम? जब तक इसमें डेप्रीशिएशन वापस ऐड बैक नहीं करेंगे तब तक ये कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट नहीं होगा. क्योंकि 1.5 लाख रुपए यहाँ पे बुक्स में प्रॉफिट दिख रहा है, दैट डजंट मीन आपके जेब में 1.5 लाख रुपए होगा, क्योंकि आपने एक ऊपर में एक ऐसा आइटम माइनस किया है जो कैश फ्लो नहीं था. क्या आइटम था वो? डेप्रिसिएशन का. और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है 20 लाख इंटू 12.5% इज 2,50,000. 2,50,000 माइनस किया था, यहाँ वही चीज़ आप ऐड कर लो वापस. तो आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 4 लाख रुपए. ये फिगर आपके काम आएगी. आ रही बात आपको समझ में? ये फिगर आपके काम आएगी 4 लाख रुपए.
4 लाख रुपए हर साल आपको वापस आ रहा है। आप ऐसा बिल्कुल मत बोलना कि आपको 1.5 लाख रुपए आ रहा सिर्फ, क्योंकि इसमें से तो डेप्रिसिएशन माइनस किया था और जो कि नॉन कैश था आइटम। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आपको और क्लियर करना है तो मैं एक अपने मन से फिगर्स ले लेता हूँ यहाँ पे। लेट्स से 10 लाख है ये, और ये है कुछ 4.5 लाख रुपए, ठीक है। सो 10 में से 7 लाख गए, 3 लाख बचा, ठीक है। अब देखो मैं अंदाज़ा बताता हूँ, 10 लाख रुपए का सेल्स हुआ, 10 लाख रुपए की कैश आपके हाथ में आएगी, 10 लाख रुपए का से इनकम दिख रही है, आपके जेब में भी 10 लाख रुपए है। कॉस्ट 4.5 लाख रुपए चले गई तो आपके जेब से भी 4.5 लाख रुपए चले जाएगी। अब आपके जेब में कितना, 5.5 लाख रुपए। बुक्स में कितना दिख रहा, 5.5 लाख रुपए। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री मारो 2.5 लाख रुपए की, तो बुक्स में कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 5.5 में से 2.5 लाख खत्म हो जाएगा, 3 लाख रुपए। लेकिन आपके जेब में से डेप्रिसिएशन जाएगा क्या? कभी देखा है मैंने डेप्रिसिएशन दिया? आज इसको मेरे दोस्त को मैंने डेप्रिसिएशन दिया, कैश फ्लो नहीं होता। अभी भी आपके जेब में कितना, 5.5 लाख रुपए, ठीक है। 5.5 लाख रुपए में से ये 1.5 लाख रुपए का टैक्स माइनस कर दो, आपके जेब में कितना, 4 लाख रुपए। यही तो हमने निकाला आखिरी में। अब आपके जेब में निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निकालना है तो पहले अगर डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हम बाद में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। सो 4 लाख रुपए का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हुआ है। अब इस क्वेश्चन में कैसे निकालोगे पे बैक पीरियड? पे बैक पीरियड बहुत ही सिंपल, पे बैक पीरियड इज नथिंग बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका जो था कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स या कैश इनफ्लो। याद रखना ये वाली फिगर कैश फ्लो है, डिनोमिनेटर में प्रॉफिट नहीं है। सो 20 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इज नथिंग बट, सॉरी 5 लाख क्या लिख रहा हूँ, 5 ईयर्स। तो 5 साल आपका पे बैक पीरियड बन गया, सिंपल। चलो ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। ये तो उस केस में जब हर साल कैश फ्लोज सेम हो रही हो। अगर हर साल की कैश फ्लोज प्रैक्टिकली सोचो, मैंने आज बिजनेस चालू किया, मैंने इस साल 4 लाख रुपए कमाया, क्या 4 लाख का कैश इनफ्लो हो? क्या एग्जैक्टली अगले साल भी 4 लाख का ही कैश इनफ्लो होगा? क्या उसके अगले साल भी एग्जैक्टली 4 लाख का कैश इनफ्लो होगा? सर प्रैक्टिकल नहीं है, बिजनेस का प्रॉफिट तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो कम ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सपोज XYZ लिमिटेड एनालाइज कर रहा है एक प्रोजेक्ट का जिसमें इनिशियल कैश आउटफ्लो आपको 2 लाख रुपए लग रहा है कि आज 2 लाख रुपए का आउटफ्लो होगा, लेकिन इनफ्लो जो है अगले 4 साल का वो ऐसा है 80, 60, 60 और 20, ठीक है। ये आपका इनफ्लो ऐसा है 80, 60, 60 और 20। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ 40, 40, 40 हज़ार का, 50, 50, 50, 50 हज़ार का इनफ्लो है। अब ऐसे अलग अलग इनफ्लो है। अब कैसे निकालोगे? पे बैक पीरियड? आपको तो पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। पे बैक पीरियड यानी कि ऐसा पॉइंट 4 साल के अंदर में, ऐसा पॉइंट जहां पे मेरे पूरे 2 लाख रुपए वापस रिकवर हो गए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में क्यूमुलेटिव निकालते हैं। देखो, ईयर, एनुअल कैश इनफ्लो और क्यूमुलेटिव कैश। सो 1, 2, 3, 4, पहले साल 80, सो टोटल मिला के कितने हुई 80। दूसरे साल 60 मिले, टोटल मिला के कितना हुआ 1,40,000, पुराना भी, ठीक है। तीसरे साल 60 मिले, टोटल मिला के कितना हुआ 2 लाख। फिर आपको 20 मिले, टोटल मिला के कितना हुआ 20,000। अब आप देख लो, पहले साल 80 रिकवर हुआ, दूसरे साल के एंड में क्या हुआ, पहले साल का 80, दूसरे साल का 60,000, तो अब टोटल मिला के 1,40,000 रिकवर हो गया। और तीसरे साल में कहीं जाके आपका 2 लाख रुपए रिकवर हो रहा है। ये 2 लाख रुपए दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ आ रहा है। तो ये कौन सा वर्ष है? ये तीसरा साल है, ठीक है। सो इट इज़ नथिंग बट थर्ड ईयर इन विच यू आर गेटिंग योर कैश आउटफ्लो बैक। सो इस केस में आपका पे बैक पीरियड क्या होगा? पे बैक पीरियड इज़ 3 ईयर्स। तो यहाँ पे हमने कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, ध्यान रखना, कोई भी फॉर्मूला हमने यूज़ नहीं किया। तो ज़रूरी नहीं है हर बार पे बैक पीरियड बोलो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से। सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे आप इस वीडियो के एंड तक कि भैया पे बैक पीरियड यानी कि जितना कैश गया उतना वापस आ जाना चाहिए। और एक सिचुएशन लेता हूँ, ठीक है, और एक सिचुएशन लेते हैं और मज़ा आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसी क्वेश्चन में मान लो कि ये 2 लाख का आउटफ्लो ना होते हुए आपका आउटफ्लो होता 2,05,000 का। सेम क्वेश्चन है, इनिशियल आउटफ्लो बदल दो। अब सर ऐसी बात है
पहले साल का मेरा क्यूमुलेटिव 80,000 रिकवर हुआ, दूसरे साल के एंड तक पहुंचा तो मुझे पता चला कि पिछले साल मैंने 80 कर लिया, इस साल मैंने 60 कर लिया, टोटल मिला के 1,40,000 हो गया। तीसरे साल 2 लाख रुपए की रिकवरी हो गई। अब चौथे साल 2,20,000 की हुई। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना? 1 2 3 4, देखो आपने 2,05,000 यहाँ दिए, पहले साल आपका कितना रिकवर हुआ? 80,000 का इनफ्लो आया। अच्छा, जब तक क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया रहता हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हमको इजी करने होते हैं, साल के अंत में कैश इनफ्लो हो रहा है, साल के अंत में 80 60 60 20 ना, सो ये रहा 1,40,000, ये रहा 2,00,000 और ये रहा 2,20,000। ठीक है, इस साल 80 हुआ, इस साल 60 हुआ, 60 हुआ, 20 हुआ। अब ध्यान दो, आपको रिकवरी दिखानी है 2,05,000 की, तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि 2 लाख रिकवर करने ही 3 साल लग गए। 2 लाख रुपए रिकवर करने 3 साल लग गए, तो कम से कम 3 साल तो आपका पे बैक पीरियड है ही है, लेकिन उससे आगे है। 4 साल नहीं बोल सकते, क्योंकि 4 साल में तो 2,20,000 आ गए। 2,05,000 वाला पॉइंट कौन सा है? 2,05,000 वाला पॉइंट कौन सा है? अब हम क्या मान के चलते पता है यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए, कि यार एक तो प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ऐसा होता है कि साल भर आपने काम किया और सिर्फ साल के अंत में पैसा मिल रहा है। किराना दुकान देख लो या कोई कपड़े की दुकान देख लो, रोज कुछ ना कुछ कैश इनफ्लो आउटफ्लो चालू रहता है। ठीक है, अब हम 365 दिन के 365 कैलकुलेशन बुक में तो नहीं दिखा सकते। आ रही है बात आपको समझ में? तो हम नॉर्मली क्या मान के चलते हैं इस केस में, कि ये जो 20,000 है, जो चौथे साल में कितना हुआ? 20,000 हुआ, या फिर इन दोनों के क्यूमुलेटिव का डिफरेंस 20,000 हुआ ना चौथे साल में, ये इक्वली हुआ होगा पूरे 12 के 12 महीने। इक्वली हुआ होगा पूरे 12 के 12 महीने, या 360 के 360 दिन, 365 के 365 दिन, इक्वली, रोज इक्वल। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, 20,000 को रिकवर करने 1 साल लगा, तो आधे साल में 10,000 रिकवर किया होगा, और उसके भी आधे साल में यानी कि 3 महीनों में 5,000 रिकवर किया होगा। 20,000 को 12 महीने, देखो 12 महीने लगे आपको 20,000 को रिकवर करने, तो 5,000 को रिकवर करने कितना महीने लगेंगे आपको? सिर्फ 3 महीने। सिंपल, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन करना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट है। आपको इस केस में आपको जैसे 2,05,000 चाहिए, तो उसके जस्ट पहले वाली फिगर आपको दिख रही है 2 लाख रुपए। ठीक है, 3 साल तो कम से कम है ही। अब बस आपको कोई तो ऐसा पॉइंट डिसाइड करना है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ्रेश, यहाँ पे आपका 2 लाख हो रहा था, यहाँ पे आपका 2,20,000 हो रहा था। अब आपको पता है कि ना मेरा 3 साल पे बैक पीरियड है, ना मेरा 4 साल पे बैक पीरियड है, कहीं ना कहीं इसके बीच में है, तो बीच का पॉइंट निकालना पड़ेगा कि कब आपकी रिकवरी हुई। हमारे क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखोगे तो 4 हिस्से में आसानी से कर सकता हूँ इसके। क्यों? क्योंकि मैंने अगले साल, ध्यान देना इस केस में कैसे निकालते मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल। आपको मिनिमम कितना साल है आपका, ये तो ले लो, मिनिमम 3 साल है। ठीक है, प्लस उसके आगे ही बढ़ोगे तो प्लस ही करोगे। प्लस आप, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, साल भर में कितनी रिकवरी हुई? 20,000, और कितनी रिकवरी करनी थी? 5,000। 2 लाख से 2,05,000 तक ही तो पहुंचना था हमको सिर्फ, तो 5,000 की ही रिकवरी करनी थी। साल भर में कितनी रिकवरी हुई? 20,000 की, चौथे साल में। ये 3 साल ख़त्म हो गए यहाँ पे, चौथे साल में 20,000 की रिकवरी हुई है, तो 20,000 में से हमको सिर्फ कितना चाहिए था? 5,000 की रिकवरी कौन से पॉइंट पे हुई? तो हमारा आंसर आएगा 3 + 0.25, 1/4, यानी कि 3 ईयर्स और 0.25 मंथ, 1/4 मंथ निकाल के देखो, वो आपका आएगा 3 मंथ्स। दिस इज़ योर पे बैक पीरियड। अगर आप बोलते कि सर 2,10,000 है, तो बहुत ही सिंपल, 3 साल तो कम से कम थे ही, 20,000 की रिकवरी मेरी अगले साल में हुई, और मुझे सिर्फ 2 लाख से 2,10,000 तक पहुंचना था, तो 10,000 की ही रिकवरी और करनी थी, तो ये आ जाएगा 3.5 साल। आप बोलोगे सर चलो आपने तो राउंड फिगर ले रहे हो, सर आप एक काम करो 2,11,000 ले लो। अब देखो 3 + 11,000
डिवाइडेड बाय 20,000। अब ये कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा 0.55 आ रहा ना, 3.55 ईयर्स में मेरी रिकवरी हुई। बस इतना लिख दोगे चलेगा, मंथ्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरा पे बैक पीरियड इज़ 3.55 ईयर्स। बहुत ही सिंपल। तो कम से कम 2 लाख है तो पता चल ही गया ना। और आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब और हम डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। सो स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया बेसिक से लेके एकदम इजी वाला कैलकुलेशन और एकदम ये हार्ड वाला कैलकुलेशन। एक बार गो थ्रू वापस से करना तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखें, अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद में हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। बाय बाय।